Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। क्रिकेट का खेल बड़ा खतरनाक है। 5.5 ऑन्स की ये गेंद जान ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, जान ले सकती है। अगर ये गेंद लग जाए तो जान निकल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान के अलावा मैदान के बाहर भी जाने गई हैं। तो मैंने दरख्वास्त की शम्स ताहिर खान, शम्स भाई, जिनको आप क्राइम तक पर इतना प्यार देते हैं, अभी तो आपके 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स की हमने पार्टी भी की। तो शम्स भाई ने कहा कि ऐसा है, क्रिकेट का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और एक शो शुरू किया जाए। इसका नाम है क्रिकेट एंड क्राइम विद शम्स एंड विक्रांत। शम्स भाई, डबल सी। थैंक यू पाजी। और मैं सच बताऊं, पहले तो स्पोर्ट्स तक का मैंने जब 1 करोड़ हुआ था तब भी कहा था कि इस क्राइम तक अगर जहां पहुंचा है उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो 2 है। एक स्पोर्ट्स तक और दूसरा विकी पाजी सामने बैठे हैं। आपको याद होगा जब शुरुआत की थी हमने तो हर दिन स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में जाकर बैठ जाता था। विकी पाजी बुलाते थे और बात करते थे और कहते थे कि क्राइम तक सब्सक्राइब करो, क्राइम तक सब्सक्राइब करो। तो वहाँ से सफ़र की उस शुरुआत हुई थी और फिर देखते देखते आपका इतना प्यार मिला। आज जो शुरुआत हमारी हो रही है, बहुत सारे, एक तो आप लोगों की इतनी सारी डिमांड थी कि विकी पाजी के साथ आपने शो एकदम बंद कर दिया है। असल में दोनों इतने बिजी हैं कि मौका नहीं मिलता। लेकिन ये शो है, अब शो है, पूरा शो है और लगातार आपको मिलेगा। और इस शो की शुरुआत करो उससे पहले पूरे जो हमारे बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर भी होंगे, स्पोर्ट्स तक वाले तो है ही हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मैं कहता हूँ और आप लोगों से गुजारिश है एक फैमिली के तौर पर कि स्पोर्ट्स तक को जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, पूरा भरपूर प्यार दीजिए। और आपने हमेशा प्यार दिया, कभी कंजूसी तक की नहीं है आपने, तो आपसे यही उम्मीद है। और इसीलिए अब हम दोनों मिलकर आपको डबल सी यानी क्रिकेट एंड क्राइम, इससे जुड़ी हुई दिलचस्प कहानियां लगातार सुनाऊंगा। सही बात है। और आज का जो मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट हालिया, शम्स भाई आपने बड़े सवाल वहां पर भी आ रहे हैं खेल को लेकर, तो जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अगर मिस्ट्री हुई है क्राइम और क्रिकेट हालिया, वो है बॉब वुलमर की डेथ। बॉब वुलमर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे, साउथ अफ्रीका के कोच बने और फिर वो पाकिस्तान के कोच बने। 2007 वर्ल्ड कप याद कीजिए, भारत की टीम के पहले दौर में बाहर और पाकिस्तान की भी। 17 मार्च 2007 पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच होता है और आयरलैंड पाकिस्तान को हरा देता है। और यहां से पता है कि यार पाकिस्तान का तो आगे का सफर जो है वर्ल्ड कप का वो खत्म भी हो सकता है। अब उस रात पाजी 2 मैच हुए थे एक साथ। उधर पाकिस्तान को आयरलैंड ने बाहर किया, इधर बांग्लादेश ने इंडिया को बाहर किया था। और यही राहुल द्रविड़ कैप्टन। हालांकि बांग्लादेश इंडिया के बाद भी इंडिया का चांस था अगर ये आखिरी मैच आखिरी मैच ना हारता। और ये वही राहुल द्रविड़ थे उस वक्त कैप्टन, जिन्होंने उसी वेस्ट इंडीज में अभी T20 वर्ल्ड कप। सही बात है। वो उनके और उस वक्त उनके खिलाफ कितना गुस्सा था लोगों में। सही बात है। और आप देखिए आज कितना प्यार। तो वो ये था कि पाकिस्तान की टीम हार गई और बड़ा शॉकिंग था। वो पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं थी, पाकिस्तान की टीम ठीक ठाक टीम थी। तो बॉब वुलमर नीचे जब आए, टीम होटल पेगासस था, जमैका में इनका मुकाबला था। अच्छा, मैं उस वक्त जमैका में नहीं था, मैं था ट्रिनिडाड में, इंडिया की टीम। लेकिन वहां पर आज तक की हमारी एक टीम और थी। तो पेगासस होटल जो था जमैका का, शम्स भाई, वो किंगस्टन के बिल्कुल सिटी सेंटर में था। और 2006 में मैं गया था उस दौरे पर, जब भारत वेस्ट इंडीज गया, तो मैं उसी होटल में रुका भी। और तब मेरा याददाश्त पता क्या थी उस, यार बड़ा डिप्रेसिंग सा होटल है, वो पता नहीं अजीब ही रंग की दीवारें हैं, मनहूसियत है। तो हुआ ये कि नीचे जब वो पाकिस्तान की टीम पहुंची तो कुछ वहां पे हंगामा हुआ फैंस को लेकर। बॉब वुलमर को भी गुस्सा चढ़ा। खैर बॉब वुलमर उसके बाद लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में गए हैं और उनके साथ लिफ्ट में थे शोएब मलिक। अच्छा, शोएब मलिक और बॉब वुलमर, जो आखिरी बार बॉब वुलमर देखे गए शोएब मलिक के साथ, वो शोएब मलिक के साथ लिफ्ट में गए ऊपर। और ये आई थिंक 12वीं मंजिल पर था, कमरा था इनका 374 नंबर कमरा। तो इनकी जब लिफ्ट खुली तो कुछ फीमेल्स थी, उन्होंने उनके जो लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे,
लेडीज फर्स्ट। तो बॉब वुलमर ने उनको कहा कि आप लिफ्ट से पहले उतरें, वो उतरी, उसके बाद बॉब वुलमर अपने कमरे में चले गए, नेवर टू बी सीन अगेन। अच्छा, हुआ ये कि अगले दिन चूंकि भारत बांग्लादेश से हारा था, तो एक दिन बाद भारत का अगला मुकाबला था। हम लोग क्वींस पार्क ओवल जो किंगस्टन ट्रिनिडाड में है, वहाँ भारत की प्रैक्टिस चल रही थी और शम्स भाई सुबह सुबह ना खबर आई कोई 11 बजे कि बॉब वुलमर को हार्ट अटैक हो गया। यही खबर आई, पहली खबर आई कि बॉब वुलमर को हार्ट अटैक। इंडिया में तब रात हो चुकी होगी, शाम हो चुकी होगी, वहां पे 11 बजे थे, भारत की टीम प्रैक्टिस कर रहे थे और ग्रेग चैपल ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्राउंड में ही चल रही थी, हम लोग थे, तो अचानक से खबर आई कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। और देखिए क्या था ना, पहली रिएक्शन था कि बॉब वुलमर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हार गई, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई। अचानक से मैंने ग्रेग चैपल के चेहरे पर शिकन देखी, बिकॉज वो इंडिया के कोच थे, इंडिया भी तो हार गया। तो तब ग्रेग चैपल ने कहा कि नहीं मैं माई थॉट्स गो आउट टू हिज फैमिली और वो ठीक हो जाएंगे। उसका भारत की प्रैक्टिस होती रही, घंटे 1.5 घंटे बाद प्रैक्टिस खत्म हुई और भारत की टीम जा रही है, हम भी जा रहे हैं, और छोटी छोटी बसेस होती थी। तो ग्रेग चैपल उस बस में चढ़ रहे थे और अचानक से खबर आई कि बॉब वुलमर इज नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी। जैसे ग्रेग चैपल को हमने बताया, उनका रंग उड़ गया, जैसे कहते हैं ना होश नहीं। और ये सनसनीखेज खबर थी। मतलब इंडिया पाकिस्तान का हारना तो बैकड्रॉप में जा चुका है, और तब तक खबर यह थी कि उनकी मौत हो गई है और हार्ट अटैक से हुई है। उसके बाद 2-4 दिन तो यही सब चलता रहा। फिर आए मार्क शील्ड्स जो स्कॉटलैंड यार्ड में भी थे, और उन्होंने आई थिंक उसके 4 या 5 दिन बाद कहा इट इज अ मर्डर। आपका उस वक्त की क्या यादें? जब पहले दिन ये खबर आई तो उस वक्त 2 चीज़ें चल रही थी हम लोग, चूँकि वर्ल्ड कप था एक तो 2007 का, हम सबको पता है, और हर एक इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मैच पे नज़र रहती है हमारी। तो जब इंडिया की टीम हारी, उसके बाद पाकिस्तान की हारी, तो पहली चीज़ ये थी कि जस्ट करीब 16-18 घंटे पहले पाकिस्तान हारी थी आयरलैंड के खिलाफ वो मैच, और उस वक्त आयरलैंड बिल्कुल ही नई टीम थी। तो शायद उसका सदमा लगा और इसी की वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा। अच्छा, ऑलरेडी ये भी फिर आई मेडिकल रिपोर्ट जो थी, उनको शुगर था ही था, उसकी दवा भी और लेते हाई थे। डायबिटीज। हाँ, हाई डायबिटीज, और दवा लेते थे। और 18 तारीख सुबह मतलब उनकी बॉडी मिली थी, बाथरूम में थे वो। हाँ, बाथरूम में, और जो शुरुआती रिपोर्ट आई थी वो ये थी कि बाथरूम में उल्टा गिरे के बल पड़े हुए थे और खून जो है वो दीवारों पे है और वॉमिट उल्टी जो। लेकिन चूंकि जो होटल के सीसीटीवी कैमरे और ये थे कि कोई देखा और नहीं गया, तो शुरुआत में लेकिन यही आया कि एक हार्ट अटैक का मामला है, और रीज़न दिया गया कि शायद पाकिस्तान की इस हार के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हालांकि वो बड़ा एक अजीब इसलिए रीज़न था कि ये सब जो कोचेज होते हैं फॉरेन, ये बड़े प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें पता है ये सारी चीज़ें खेल में आती जाती रहती हैं। तो अब उस हार की वजह से हो ऐसा मालूम नहीं, लेकिन अब उस वक्त की जमैका पुलिस, उस वक्त की फॉरेंसिक टीम और उनकी जो कैलिबर थी इन्वेस्टिगेशन की, उस पर बड़े सवाल उठ रहे थे। तो फिर जैसा आप बताया, स्कॉटलैंड से मदद ली गई, आईसीसी की तरफ से भी कहा गया, मार्कशील्ड्स आए थे, मार्कशील्ड पहुंचे। अब जब उन्होंने आने के बाद बॉडी, शुरुआती पीएम रिपोर्ट और सारी देखी, तो पहला जो उन्होंने कहा कि नेचुरल डेथ नहीं है। नहीं, अब जैसे कहा नहीं है, मुझे याद है हमारे बॉस उदय शंकर हुआ करते थे, और अचानक ये कि फिर ये क्या है, तो भैया मर्डर है। अब मर्डर है तो कौन करेगा, तो उसमें फिर पूरी सारी थ्योरी पकने लगी, पाकिस्तानी टीम क्या क्या बहुत सारी। अब मुझे अचानक उन्होंने कहा कि ये मामला बड़ा है। अच्छा, उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान टीम पैकअप हो चुका था, पाकिस्तान टीम को अब वापस जाना था, लेकिन जब ये आए शील्ड साहब और उन्होंने कहा, तो पाकिस्तान टीम को रोक दिया गया। अब जब पाकिस्तान टीम को रोका गया तो फिर हवा और बढ़ गई कि ये तो पक्का मर्डर है और पता नहीं कौन कौन इसमें से गिरफ्तार। और इन दिनों में ना ये थ्योरीज बहुत चली। सबसे बड़ी थ्योरी यही थी कि पहले अगेन कि नेचुरल डेथ है, उनको हार्ट अटैक हो गया। दूसरा ये भी था कि किसी बुकी बेटिंग सिंडिकेट ने उनको मारा। पाकिस्तान के साथ शुरू से सट्टेबाजी का चलता रहा है। तो और ये भी था कि क्योंकि आप ना पीछे जाएं, जो साउथ अफ्रीका की मैच फिक्सिंग हुई थी जो हैंसी क्रोनी के वक्त, और हैंसी क्रोनी ने माना, उस वक्त भी तो कोच, उस वक्त भी कोच बॉब वुलमर थे। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जब ये जुड़े थे अराउंड 2004 में शायद ये पाकिस्तान के कोच बने थे, और पाकिस्तान के साथ मैच फिक्सिंग की कहानी तब भी चल रही थी। तो ये भी एक थ्योरी आई कि शायद उनको कुछ पता चला है, या तो हैंसी क्रोनी का या पाकिस्तान टीम का,
और जो वो खुलासा करने वाले हैं उससे पहले, मतलब वो कहते हैं ना द जॉब ऑफ अ हिटमैन, इस तरह से उनको उड़ाया गया। एक और थ्योरी ये थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लेकर, जैसे आपने कहा, कुछ खिलाड़ी उनके कमरे से बाहर जाते भी दिखे थे और ये शक की सुई कुछ सीनियर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भी गई। उस वक्त जो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे इंजमामुल हक, और आपने देखा होगा ये शायद 2007 से पहले ही थोड़ी सी एक शुरुआत हुई थी पाकिस्तानी टीम, वरना उससे पहले वो दाढ़ी रखना और तमाम लेकर के तबलीगी जमात। तो पाकिस्तानी टीम में तबलीगी जमात का बहुत बड़ा एक रोल सारे खिलाड़ियों का, और उसकी वजह थी कैप्टन इंजमामुल हक, क्योंकि वो खुद मानने लगे थे। तो कम से कम आधा दर्जन ऐसे खिलाड़ी थे जो तबलीगी जमात से जिनका ताल्लुक था। और उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे शहरियार खान, उन्होंने एक बात कही थी एक इंटरव्यू में कि एक बार बॉब वुलमर ने शिकायत की थी कि आपके जो प्लेयर है ये मेरी बात नहीं मानते, इनसे जब भी टीम मीटिंग या बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि अभी दोपहर की नमाज है, अभी शाम की नमाज है, तो और नमाज के वक्त ये कोई खेल या मीटिंग की बात नहीं करते, तो इसलिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनको ट्रेन करने में। अब एक कल्चर ये हो गया कि 6-7 खिलाड़ी ऐसे आ गए और इंजमामुल हक उन्हीं की सुनते हैं। और जब ये वर्ल्ड कप टीम असिस्टेंट कोच थे मुश्ताक, हाँ मुश्ताक भी उनका भी था। अब जब ये पाकिस्तान की टीम पहुंची तो उस वक्त ये भी खबर आई कि इस टीम के साथ तबलीगी जमात के एक शख्स को भी भेजा गया था, और इंजमाम और बॉब वुलमर के बीच में जो लड़ाई होती थी वो ये, उनका कहना था कि ठीक है मीटिंग अपनी जगह, हम जितनी नमाज पढ़ेंगे और ये बहस बहुत होती थी, हाँ मैच जीत जाएंगे, ठीक है ऊपर वाला साथ है। तो उसको लेके बॉब वुलमर का था कि देखो रिलीजन अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है। शहरयार खान ने भी फिर यही कहा था, बॉब वुलमर को समझाया था कि आप इनके रिलीजियस मैटर में आप कुछ मत बोलना, गड़बड़ हो जाएगा। तो वो चला रहा तबलीगी जमात। अब जब थ्योरी आनी शुरू हुई तो पता चला पाकिस्तानी टीम के मैच फिक्सिंग के साथ बड़े विवाद शुरू से सबको पता है। तो एक थ्योरी आई कि कोई ऐसी चीज़ थी मैच फिक्सिंग को लेकर, और चूंकि आयरलैंड वो मैच जीती थी जो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल, और 141 के आसपास पाकिस्तान को शायद ऑल आउट कर दिया था उसने, 132 और उसने 7 विकेट से जीता। तो उसमें ये उस चीज़ को एक ज़्यादा बल मिला कि इतनी आसानी से आयरलैंड से कैसे हार सकते, तो ये फिक्सिंग वाली बात आई। तो एक वही आई कि शायद वो नेक्स्ट डे बॉब वुलमर कुछ खुलासा करने जा रहे थे बड़ा, और उस खुलासे की वजह से कुछ लोग डरे, और इसके पीछे बुकी या फिर बड़े सिंडिकेट उनका हाथ है, और उन्होंने ही कोई ऐसा पॉइजनस ड्रग्स जो दिखे कि ऐसी बहुत सारी दवा है, वॉमिट किया है ना, हाँ, ऐसी बहुत सारी दवा जिससे हार्ट अटैक लगेगा, आपका खून जो है वो खून की उल्टी भी हो सकती है। ऐसे कई मेडिसिन हैं जो प्रूफ है कि आपको ऐसी चीजें दी जाती है जिससे जब कॉज ऑफ डेथ आए तो वो आएगा हार्ट अटैक, बट उसको ट्रिगर करने के लिए। हाँ, तो दूसरी थ्योरी ये आई थी, एक तबलीगी जमात वाली आई, दूसरी आई ये आपकी कि इसमें कोई बड़ा सिंडिकेट था, तीसरा ये भी था एक कि कोई एक टीम से रिलेटेड वो बड़ा खुलासा करने जा रहे थे, और उसमें कुछ प्लेयर्स थे उसी टीम के जो उस वक्त करंटली 2007 में इंजमाम की कैप्टनशिप में टीम खेल रही, इसीलिए खिलाड़ियों पर भी शक गया था। और मुझे याद है कि हुआ क्या, इन्वेस्टिगेशन जो थी ना बड़े फेजेस में हुई। पहले कहा जी कुछ नहीं है, फिर कह दिया जी तो अननेचुरल डेथ है, और जो फॉरेन मीडिया सब वो लोग वहां पहुंच गए। उसके बाद हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, मार्कशीट हर रोज कुछ ना कुछ बोल देते थे। और आप याद कीजिए कि पाकिस्तान की टीम को जब वहां से आना था, मोंटेगो बे से उनको आना था, टीम एयरपोर्ट पे थी और 3 लोगों को रोक दिया गया था। उनमें से मतलब टीम जा रही है अपने जहाज में चढ़ रही है, और इंजमाम को जो कि कप्तान थे, मुश्ताक जो कि असिस्टेंट कोच थे, बॉलिंग कोच थे, उनको, और उनके जो मैनेजर थे तलत, उनको रोका गया, तीनों को रोक दिया गया, उनको बुलाया गया, उनको फ्लाइट नहीं चढ़ने दी गई थी। और याद है जब इन तीनों को रोका गया तो एक पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक चीज आई क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है, और इन लोगों ने तो यहां तक कह दिया क्या इंजमाम ने मारा है, क्या मुश्ताक ने मारा है। अच्छा, जो मैनेजर थे तलत, उनका ये था, उनसे इन्वेस्टिगेशन में ये पूछा गया कि आपने होटल में अपना नाम कैसे बदला। उन्होंने अपने रूम में नाम बदल दिया था अपना एक अलग नाम से। अच्छा, अब फिर वही बात है ना जो बातों से बातें आती हैं कि जी मुश्ताक आपके यहाँ पर ये निशान किस चीज के हैं, ये आपको ये खरोच कैसे आई है। तो ये तमाम तरह की थ्योरीज जो थी वो आनी शुरू हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रही। इधर क्या, वो भारत की टीम हार के वापस आ चुकी थी, पाकिस्तान की टीम भी हार के वापस जा चुकी थी, और वर्ल्ड कप चल रहा था, और मीडिया में ही रुकी हुई थी क्योंकि बॉब वुलमर की पहले पेगासस होटल में, या फिर जो जमैकन पुलिस और स्कॉटलैंड यार्ड थी,
भाई इनकी इन्वेस्टिगेशन तो हर रोज क्रिकेट से ध्यान हट गया था शंत भाई। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का क्रिकेट से ध्यान हट गया था, तो सारा फोकस ही इस तरफ आ गया। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दो टीमें और दोनों बाहर, और अभी एक नई चीज़, और इसमें ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट कि भैया एक पाकिस्तानी टीम का कोच वाकई ये मर्डर है या फिर नेचुरल डेथ है। अब उसमें जो बड़ा रोल प्ले किया ना जमैका के पुलिस कमिश्नर ने, आप उसकी पूरी थ्रू आउट में, चूँकि बहुत बारीकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता था, मुझे शो बनाना होता था, मतलब उसको देख के मुझे लगा कि जो बेसिक पुलिसिंग या इन्वेस्टिगेशन होता है ना, एक तो वो लगभग था ही नहीं। नंबर 2, जो जब स्कॉटलैंड से टीम आई तो ये लोग थोड़ा और प्रेशर में आ गए। और तीसरा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और साइंस के मामले में जो शुरू में लापरवाही बरती गई, जैसे अभी कोलकाता वाला चल रहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, क्राइम सीन धुल गया, ये जमैकन पुलिस ने शुरुआत में वो सारी चीज़ें की ही नहीं। अगर इस केस की शुरुआत से फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ढंग से शुरू में एकदम, मतलब 18 मार्च की मैं बात बता रहा हूँ, 18 मार्च को ही डेथ हुई थी, जब ये खबर मिली मॉर्निंग में, उस वक्त पूरे उसको कर लेते। बट खबर ये थी कि वो आई, उसके बाद लेकर गए पाकिस्तानी प्लेयर तक कमरे में चले गए, बाकी लोग चले गए, और फॉरेंसिक एविडेंस जिस तरीके से कलेक्ट करने चाहिए था वो हुआ हो गया ना एविडेंस। और कमिश्नर का कमाल ये कि शुरू में कहता है कि पहले तो कि नहीं, ये मतलब हार्ट अटैक है। फिर अचानक जब स्कॉटलैंड वाले आते तो कहता नहीं कि हम अभी सीरियस है, अभी हम कोई भी बात नहीं बताएंगे कि नेचुरल है या नेचुरल है। उसके बाद ये 18 मार्च की कहानी है, जून 12 आ जाता है, और 12 जून को अचानक, तब उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कमिश्नर साहब कहते हैं नहीं, हम क्लीन चिट दे रहे हैं, ये कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक है, नेचुरल डेथ है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ था, जो बॉब वुलमर की वाइफ थी उन्होंने कहा ये नेचुरल डेथ नहीं है। और मुझे याद है 2 बड़े इंटरनेशनल कप्तान, एक तो साउथ अफ्रीका के कप्तान क्लाइव राइस बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाए अपार्थाइड के कारण। क्लाइव राइस और बॉब वुलमर की बड़ी दोस्ती थी, तो क्लाइव राइस ने तो ये सरेआम कह दिया था कि बॉब वुलमर की हत्या हुई है। क्लाइव राइस ने कहा कि ये एक खुलासा करने वाले थे मैच फिक्सिंग सिंडिकेट को लेकर। और इयन चैपल, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कप्तान, उन्होंने भी ये कहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन बावजूद इसके सारी आवाजें जो है वो बंद करा दी गई थी। एक्चुअली जो शुरुआत के जो इंपॉर्टेंट डेज थे ना, उस वक्त जमैकन पुलिस, उनको भी क्या दोष दूं, एक तो नासमझी में उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय होने दिया या नहीं, उस लेवल पे उनकी कोई वो नहीं थी। जो पूरी रिपोर्ट आई उसमें जो उनकी पुलिसिंग और जो शुरुआत में जो टीम गई थी उनकी, उन सबको यही पता नहीं था कि ये शुरुआत में एक तो जैसे मान लिया था उन्होंने कि एक नेचुरल डेथ है, सुसाइड नहीं है, मर्डर है, ये हार्ट अटैक का मामला है। अच्छा। डॉक्टर ने भी उन्हें शुरुआत में जो रिपोर्ट आई थी कि शुरुआत में ही कह दिया था कि नहीं, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। दूसरा, जिस होटल में थे, जिस तरीके की टीम थी, सिक्योरिटी थी, तो उन्हें लगा ही नहीं, और वहीं पे उन्होंने गलती की। अगर इसको क्या होता है ना, क्राइम सीन को जब भी कोई भी होता, चाहे नेचुरल डेथ हो, एक पुलिस अफसर का सिर्फ ये होता है कि नहीं, जो भी हम देख रहे हैं वो वैसा होना है, ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम सारे रास्ते खुले, ऑप्शन खुले रखेंगे, ये कुछ भी हो सकता है। अगर इसी सोच के साथ वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू होती और अगर इसमें वाकई कॉन्स्पिरेसी थी तो वो सामने आता। लेकिन कमाल देखिए, 17 साल हो गए, ये केस हमेशा के लिए बंद हो गया, ख़त्म हो गया। और वो उसकी सच्चाई क्या थी, आज भी अगर ये कोई दावा करेगी नहीं नेचुरल डेथ थी, हार्ट अटैक, बिल्कुल नहीं माना जाता। कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन कौन सी थ्योरी थी, इसकी भी आप बातें हवाई हैं, अभी तक नहीं पता कि ये बेटिंग सिंडिकेट था, तबलीगी जमात के जो लोग थे उनका कुछ था, या फिर तीसरा कोई ऐसा राज बॉब वुलमर जान गए थे जिसकी वजह से उनको आनन फानन में रास्ते से हटाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ थी बादी, वो थी वो मैच हारना सबसे कमज़ोर टीम से, और उस मैच हारने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक फिट अच्छे खासे रात को अपनी वाइफ को मेल भी करते हैं और कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ थी हार पे, और उसके बाद अचानक इस तरीके से डेथ। कड़ियाँ बहुत हैं इसमें, सवाल भी बहुत हैं, रहस्य भी बहुत है, अफसोस जवाब मिला नहीं। अगर यही कहूँ, मामला दबा दिया गया है। अगर ये किसी, जैसे अगर इंडिया में ये हादसा होता, ऊपर वाला ना करे ऐसा, तो मुझे लगता है कि जांच कुछ और होती। अगर इंग्लैंड में होता तो वहाँ भी जांच कुछ और, पानी का पानी होता। गलती से, बदकिस्मती से वेस्ट इंडीज में था, और वेस्ट इंडीज में ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस और इस तरह की चीज़ों को करने के बाद में ये भी आया, जाया हो गया ना। मैंने बाद में एक रिपोर्ट पढ़ी कि उन्होंने 2009-10 में आया था कि अब हम इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि वेस्ट इंडीज़ की पहचान है कि क्रिकेट की वजह से, तो हम अपनी पुलिसिंग, अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी फॉरेंसिक, इन सब को वर्ल्ड क्लास या बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शायद हो भी गया हो।
लेकिन आज भी नहीं, मिस्ट्री है। और उस वक्त क्योंकि ताज़ा था, आपने सही कहा यार शम्स भाई, 17 साल हो गए। 17 साल हो गए, 2000। मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये अभी पिछले साल की तो बात है, हम वर्ल्ड कप गए थे। मैं इसको इसलिए नहीं भूलूंगा कभी कि जब ये हुआ कि वही जो आए मिस्टर ली और उन्होंने कहा कि नहीं ये मर्डर है, तो उदय शंकर ने सीधे कहा कि तुम निकल। अब वेस्ट इंडीज़ की डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं, अब वाया लंदन जाओ या फिर वही वाया अमेरिका। तो मैं आनंद फानन में भागा, उसके बाद वीज़ा सब हो गया था। देखिए मेरी किस्मत जी। और बस ये है कि कल निकलना है। और सेम अच्छा उस वक्त पाकिस्तानी टीम को रोक दिया था, तो अब ये और हो गया कि पाकिस्तानी टीम में से कोई एक कातिल निकलने वाला, ये एकदम सोच रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और अचानक जब नेक्स्ट डे जाना है, उससे एक रात पहले शाम को आती पाकिस्तानी टीम सब वापस। लेकिन तो अब इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, इन्वेस्टिगेशन चलता रहा था। और वो पहले 2-3 दिन तो चलिए खैर मिस्ट्री थी, लेकिन जब मार्कशीट्स ने आके ये कह दिया ना कि ये मर्डर हो सकता है, और जिस तरह से आपने कहा इंजमाम, मुश्ताक और उनके मैनेजर को रोक दिया गया एयरपोर्ट पे, आई थिंक ये कॉन्फर्मेशन। फिर ये थ्योरीज भी आई कि आखिरी प्लेयर कौन था जो उस लिफ्ट से निकला, आखिरी प्लेयर कौन था जो उनके कमरे से निकला, वो सीसीटीवी इमेज थी। तो सीसीटीवी इमेज कहीं पर ऐसी नहीं आई कि बॉब वुलमर जो है वो अपने कमरे से बाहर आए हों। लेकिन क्या सीसीटीवी फुटेज के साथ भी टैंपरिंग की गई थी, आपको लगता है? हो सकता है, कोई अनोखी चीज क्योंकि वो तब था बड़ा हेजी है जी, कोई आया है, कोई गया है, किसी ने कहा ये प्लेयर है। एक दो ऐसे चीजों पे आए थे जिसमें क्लियर पिक्चर नहीं थी जी, तो वो कौन था ये क्लियर नहीं था। इवन ये भी शक उठा था कि वो जो आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच था उसमें उन प्लेयर्स के बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी कि कौन कौन, अब जैसे क्रिकेट में आउट तो आप किसी तरीके से हो सकते हैं ना, लेकिन वो सचमुच अच्छी गेंद पे आउट हुआ, लापरवाही से खेलते आउट हुआ, जानबूझ के आउट हुआ, उन सब की भी वो हुई कि इस खेल से ही जुड़ा हुआ ये मामला तो नहीं है। हालांकि तो बांग्लादेश ने भी इंडिया को हराया था, बट बांग्लादेश से इंडिया का हारना उससे ज्यादा बड़ा अपसेट था उस वक्त आयरलैंड का, क्योंकि आयरलैंड की टीम 2007 में वो नहीं थी जो आजकल है। बिल्कुल। और पाकिस्तान का उससे हारना, और दोनों टीमों का पहले दिन मतलब हार जाना ना, एक तो वर्ल्ड कप के लिए तो मतलब घातक था ही भाई। वर्ल्ड कप आईसीसी तो पहले दिन ये गिनना शुरू हो गया। बताइए ना, ये 2 हारे, उसका तो हम में से किसी को भी याद भी नहीं रहता, हम भूल ही गए थे कि आखिर वो जो वर्ल्ड कप में इतनी सारी चीज़ें हुई। और 2007 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप सिर्फ एक ही चीज़ों से जाना गया और आज भी जाना जाता है, वो बॉब वुलमर की मिस्टीरियस डेथ। नहीं, वो मिस्ट्री आपको लगता है शम्स भाई की दबाई गई? मैं बार बार वही सवाल आपसे करता हूँ, बिकॉज देखिए मुझे क्रिकेट के लिहाज से तो जो आपने बोला मैं वहां पर था और बहुत सी थ्योरीज आती थी मैच फिक्सिंग का। तो देखिए 90s का जो दौर था ना, 90 का जो दौर था, वो ना मैच फिक्सिंग एक मजाक बन गया था। मैं और शम्स भाई उसकी भी एक दिन आपको पूरी कहानी लेकर आते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलता था, तो उस दौर में क्या होता था शम्स भाई, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने या उन प्लेयर्स के साथ बात करते थे ना, तो बड़े खुल के बात करते थे। अंपायर होते थे, बड़े खुल के बताते थे, यार ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अखबारों में भी आप देखते मैच देखते थे यार, आपके सामने मैच हो रहे होते। तब सोशल मीडिया नहीं था, चैनल भी कम थे, लगता था यार ये क्या हुआ, हाँ, ये कैसे हो गया। तो मैच फिक्सिंग ना मतलब हमें 90s क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है, बट इसका आगाज जो है मैं आपको बताऊं लेट 70s में हुआ, अर्ली 80s में हुआ। और मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको एक ऐसा बिल्कुल सनसनीखेज मैं आपको शम्स भाई बताऊंगा कि एक वेटरन्स का मैच था। वेटरन्स के मैचेस होते हैं ना, वेटरन्स के मैच कराए जाते थे, ऑफशोर करा दिया, कहीं शारजा कहीं दुबई नहीं शारजा ही होता था। इंडिया और पाकिस्तान का एक वेटरन्स का मैच था। मैं आज नाम नहीं आपको बताऊंगा, सिर्फ हल्का सा वो दे रहा हूं। सो इंडिया के जो वेटरन्स टीम के कप्तान थे या मास्टर्स टीम के कप्तान थे, उनको जो ऑर्गेनाइजर थे, वो भी एक प्लेयर थे किसी जमाने में, उन्होंने आके कहा कि यार वो ना टॉस वो जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा टॉस तो हुआ नहीं नहीं कहते उन्होंने डिसाइड कर दिया, एक मैच आप जीते हो, एक मैच वो, तो फिर तीसरे मैच में। और क्योंकि ये एक मास्टर्स मैच था तो ही वाज शॉक्ड। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। सो ये कहानी मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। नहीं बिल्कुल डिटेल। मैच फिक्सिंग की जो जड़ें थी ना बहुत मजबूत थी। सर फिक्सिंग से तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग में किसी एक इंसिडेंट पे उस वक्त इतने लंबे टाइम तक एक ही जगह पे नहीं टिका था जो फिक्सिंग वाला था, जब
ये अजहरुद्दीन और ये 2000 सारे लोगों वाला। की पेशी होती थी। हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में थे। सीबीआई हेडक्वार्टर के सुबह से लेकर शाम सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर गुजरती थी, सही बात है। वहीं खड़े रहते थे, वहीं से खबर मिलती थी, वहीं से वो भी रिपोर्ट। क्या दिन, वो भी क्या मोमेंट था। हाँ। जैसे ये एक टेबल है, तो ऐसे ही एक टेबल, एक वीडियो था 7 मिनट का, ऐसे ही एक टेबल था और ऐसे ही एक कैमरा था, अंधेरा था, तो मनोज प्रभाकर टेबल के उस तरफ बैठे थे और एक जर्नलिस्ट थे तहलका के अनिरुद्ध बैल, वो दूसरी तरफ बैठे थे। तो 6 मिनट की टेप चलाई गई थी और वो टेप जब चलाई जानी थी, हमें भी फोन आया, मैं इंडियन एक्सप्रेस पे था तो मैं भी चला गया था। भाई वो 6-7 मिनट की टेप ने तो आग लगा दी थी। आग मतलब आग लग गई थी दुनिया में। और मैं आपको बताऊं, यकीन मानिए, दुनिया की कोई भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्री अछूती नहीं थी उस वक्त। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप इंग्लैंड की बात करें, आप वेस्ट इंडीज की बात करें, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, किसी की भी बात करें, हर टीम के प्लेयर्स या खेमे में ना कुछ तो आप वो, और वही केसेस हैं। तो जब 2007 का वर्ल्ड कप में ये हुआ ना, तो सबसे पहला आपका ना जहन इसी तरफ जाता है, गड़बड़ हुई है, गड़बड़ हुई। फिर आप बॉब वुलमर की 24 घंटे के अंदर मतलब उनकी बॉडी देखते हैं। पहले आप ठीक है कह देते हैं यार दबाव, और उस दबाव को मैं आपको बताऊं शम्स भाई, आप यकीन मानिए, जब होता है तब पता चलता है। दोपहर को जैसे 12 साढ़े 12 बजे वहां पे जब खबर आई और इंडिया की टीम प्रैक्टिस के बाद होटल चली गई, इंडिया को अगला दिन मैच खेलना था, तो पोर्ट ऑफ स्पेन जो ट्रिनिडाड में हिल्टन होटल में टीम भारत की रुकी हुई थी और मैं भी उसी होटल में था। तो जो टीम थी भारत की वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, उनके रूम्स थे, बहुत बढ़िया, बहुत रिजॉर्ट टाइप होटल था, ग्राउंड फ्लोर पे था। सो मैं फर्स्ट फ्लोर पे था और फर्स्ट फ्लोर पे मैं और मेरे साथ राफी सुल्तान, मेरे जो कैमरा करते थे वो थे, तो राफी भाई थे। तो हमारे साथ वाला कमरा पता किसका था? ग्रेग चैपल और उनकी वाइफ का। और ग्रेग चैपल के चेहरे पर मैंने पहली बार इतना डर देखा। उनकी वाइफ वो रूम से बाहर आई, मैंने उनके चेहरे पर डर देखा और पहली बार मैंने उस वर्ल्ड कप में देखा कि जो जहां से मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जहां लॉबी से अंदर आते ना रूम्स की तरफ, 2 पुलिस वाले बैठे। उस हादसे ने हर एक को डराया था और उसमें चूंकि बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे याद है, और सबसे बड़ी बात बैड लक ये कि हम दोनों इंडिया और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, और इस बॉब वुलमर को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो फिर गुस्सा उतरा था हमारे ही अपने तमाम सही बात है लोगों का अपनी टीम पर, इंडियन टीम पर। और अभी जब हम वर्ल्ड कप जीते थे T20 का, तो राहुल द्रविड़ ने ये बात कही थी कि वो मुझे याद आ गया 2007 जब यहाँ से हम फर्स्ट राउंड में मतलब बाहर होकर चले आए थे और फिर ये। अच्छा, फिक्सिंग के बारे में भी ये कहा जाता है कि कुछ नाम दबा दिए गए थे कि देखो जी खेल का कुछ नहीं पाजी, बहुत सारे नाम दबाए गए। क्या बॉब वुलमर, मैं फिर आपको लेकर जाता हूं, क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन खराब थी या इन्वेस्टिगेट करते करते उनको कुछ ऐसा पता चल गया था और फिर वो भले पुलिस हो भले वो क्रिकेट के अथॉरिटीज हो, सबने मिलकर उसको दबाने की कोशिश की? देखिए, बॉब विल्मर ने सबसे ज़्यादातर जो कोचिंग की और सबसे बेस्ट जो रिजल्ट दिया था वो हैंसी कॉलोनिया के साथ दिया था। साउथ अफ्रीका टीम के वो कोच रहे थे और उस वक्त हैंसी कॉलोनिया की लीडरशिप में साउथ अफ्रीका की टीम लाजवाब टीम थी, मतलब हर जगह जाकर जीत रही थी। और वही हैंसी कॉलोनिया का जो सच दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया हमारे सामने है। अब सवाल ये है कि हैंसी कॉलोनिया क्या, जब बॉब वुलमर थे, क्योंकि ये बात तो शुरू से है कि फिक्सिंग तो चल रही थी, बैटिंग तो चल रही थी, तो उस वक्त से थी, उस सिंडिकेट से कुछ तार जुड़ा फिर पाकिस्तानी टीम में। और पाकिस्तानी टीम, अगर मैं बात करूं फिक्सिंग और बैटिंग की पूरे वर्ल्ड में, आप देखें तो जितने इंसिडेंट पाकिस्तानी प्लेयर के साथ आए हैं और दुनिया में किसी देश के प्लेयर्स के साथ इतने नहीं आए, लेकिन यहाँ की सिर्फ बैटिंग इस मौत के पीछे थी। वो जो तबलीगी जमात वाली थ्योरी डाली गई है वो थी, या फिर ये है कि कोई ऐसा राज जो पाकिस्तान टीम का, लेकिन वो राज या साउथ अफ्रीका, हाँ, या तो वो राज भी क्या उसी टीम को लेकर था या फिक्सिंग को लेकर था, पता नहीं। तो शम्स भाई चक्कर क्या है ना कि है तो ये खेल है, खेल। और क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं। और खेल क्यों बना था? खेल के पीछे एक भावना थी, स्पिरिट ऑफ द गेम कहते हैं। बट दोस्तों, इस खेल में ना बहुत से छोटे और बड़े क्राइम हुए। इस खेल के पीछे की भी एक काली दुनिया है, जैसे चमकते पर्दे के पीछे भी काली दुनिया होती है।
तो उस काली दुनिया से ही कोशिश है हम लोगों की कि आपको उस दुनिया में ले चलें। और इस जेंटलमैन गेम कभी, खैर अब तो T20 और रंगीन गेम भी हो चुका है और पैसे इसमें बेशुमार हैं। पैसे का ही तो खेल है। तो सारा खेल खेल का भी और खेल पैसे का भी है, और जहाँ पैसा आ जाता है और जहाँ खेल हो जुर्म का, सही तो बात फिर है। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिक्सिंग को लेकर ना एक नहीं कई कहानियां हैं, क्योंकि मैच फिक्सिंग जब आप कह देते हैं तो इस दौर की मैच फिक्सिंग अलग है, उस दौर की मैच फिक्सिंग अलग है, उस दौर की मैच फिक्सिंग अलग है, और उस दौर की मैच फिक्सिंग अलग है। एक छोटा सा सैंपल दे देता हूं, एक टीजर। और शम्स भाई, जब हम और आप नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते इस शो के साथ वापस लौटेंगे, तो बात होगी उस फिक्सिंग की जहां पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने एक यंग इंडियन जर्नलिस्ट के सामने ये कबूला था, अरे यार तुम्हारे प्लेयर तो डरते हैं, हम लोग तो सरेआम करते थे। इस पर से पर्दा उठाएंगे। बिल्कुल। और मैं सिर्फ फिक्सिंग नहीं, पाजी के साथ अब चूंकि आप लोगों की वो शिकायत भी थी, अब दूर हो जाएगी, तो हम लोग लगातार आएंगे। और मैं एक चीज़ और भी बताता हूँ, जब ये फिक्सिंग खत्म होगा पाजी, तो इसी इंटरनेशनल क्रिकेट, एक ऐसा वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट क्रिकेटर जो फांसी के फंदे पे चढ़ा, वो भी मर्डर के इल्ज़ाम में। सोचिए, टेस्ट क्रिकेटर को फांसी हुई है। ये सब होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी शम्स भाई के साथ। और फिर वही आप लोगों से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें और तेज़ी से भगाएं। बाकी तो आप लोगों से और क्या कहूँ, आप फैमिली के लोग हैं, फैमिली मेंबर हैं, मुझे पता है आप ये इतनी बात नहीं, मैं आपको शम्स भाई को बताऊं कि शम्स भाई का तो यार पहचान आप देखते हैं। मैं बार बार एक किस्सा सुनाता हूं। मैंने 2003 में आज तक ज्वाइन किया था 2 जनवरी, और उसके 1 महीने बाद मैं साउथ अफ्रीका जा रहा था वर्ल्ड कप कवर करने। टीवी में मैं बिल्कुल कच्चा था, तो मैं दिल्ली आया था, और जैसे 10-15 दिन बाद मैं चंडीगढ़ वापस जा रहा था अपना सामान लेने शायद। तो ऑफिस में मुझे बताया गया कि एक शूट के लिए टैक्सी जा रही है चंडीगढ़, आई थिंक 22 या 24 जनवरी की बात है, तो आप चाहो तो उनके साथ चले जाओ। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं ऑफिस के नीचे, मुझे शम्स भाई मिले। मैंने कहा आप जा रहे हैं पंचकुला, किसी मर्डर के लिए आप जा रहे थे? एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर का कत्ल हुआ था। तो मैं इनके साथ आ गया। सुबह 4-5 बजे हाँ। इन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं तो जब सुबह मैं घर 2-3 घंटे सो के उठा, तो मेरी मदर ने पूछा कि, ऑब्वियसली एक्साइटमेंट थी ना, टीवी में मैं आ गया हूँ। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कैसे? मैं कहा मैं वो मेरे एक कलीग थे उनके साथ आया हूँ, उनका नाम है शम्स ताहिर खान। मेरी माता जी तो उन्होंने कहा शम्स के साथ? और तब तक आपका जुर्म प्रोग्राम जो था वो आई थिंक शुरू हुआ ही था। हाँ। तो मुझे लगा है, मतलब आई कुड सी कि यार, मतलब मेरी मदर की आंखों में ये है कि मेरा बेटा शम्स ताहिर खान के साथ उस कार में आया है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार मैं सही जगह ही गया हूँ नौकरी करने के लिए। और पाजी, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन आप मुझसे पूछिए, आज एक राज बताता हूँ। मुझे जब स्पोर्ट्स के बारे में पाजी बोलते हैं ना, तो मैं दिल से बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ या पाजी ने कहा तो मुझे बोलना है, ये एकदम दिल से, कि स्पोर्ट्स के बारे में जब अगर मैं सुनना चाहता हूँ ना, तो मैं सिर्फ 2 ही लोगों को सुनता हूँ। एक पाजी, क्योंकि इनके ज़्यादा शोज आते हैं, और जब मैच चल रहा हो तो वसीम अकरम को। वसीम अकरम की जो एनालिसिस होती है वो मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लगती है, लेकिन वो ज़्यादातर इंग्लिश में बोलते हैं। और आप उनसे मिले तो थे जब यहाँ पे आए थे हमारे ऑफिस? इसी फ्लोर पे थे। बिल्कुल मिलाया था। तो इनके मुंह से मतलब क्रिकेट की चीज़ें सुनना ही अपने आप में, जैसे मैंने अभी बताया, ये वेस्ट इंडीज़ में थे भी T20 वर्ल्ड कप में, यूएस में हम दोनों न्यूयॉर्क में एक दिन साथ ही थे, मुलाकात ही नहीं हो पाई। लेकिन जब ये वेस्ट इंडीज़ गए, तो हर दिन, चाहे ये भी था कि जैसे एक मैच था, बारिश में धुल तो नहीं जाएगा वो वाला, जिसमें फिर भी हम पहुंच जाएंगे, इंग्लैंड शायद बाहर हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। सुबह उठ के पहली चीज़ स्पोर्ट्स तक खोल के, यार वेदर अपडेट देखूं, पाजी ने क्या दिया। अब ये दिखें तो निखिल नाज भी दिखें, तो फिर निखिल नाज को भी मैं जाता था देखने के लिए, वो स्पोर्ट्स टुडे पे। हाँ, स्पोर्ट्स टुडे पे। लेकिन लगातार इनकी जो बातें हैं ना, सुनना, मैंने बहुत सारे सुने। बताया अभी कि एक मिला, इन्होंने कहा कहाँ से, उसने कहा बिहार से, तो अनिल सिंह को जानते हो। तो सारे फैन, इनके बताने का जो तरीका है ना,
जिसको ज़रा सा भी क्रिकेट से प्यार है, देखिए दो तरह से होता है, एक होता है यार बोलना है आप पेशे आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, लेकिन एक होता है जो उस क्रिकेट को जीता हो, उसको एक एक चीज़ पता है कि बॉल लहराएगी, अंदर आएगी, बाहर जाएगी, जैसे आप देखते हैं ना बड़े बड़े धुरंधर कमेंट्री। और फ्रंट फुट कैसा हो? हाँ, ये ऐसा लगता है ये इनका यही ओढ़ना बिछौना जीना खाना पीना वही है, इसलिए मज़ा आता है सुनने में। तो ये जुगलबंदी जारी रहेगी आपके साथ।